हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा धात्विक बंध के बारे में, मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। अब ये धात्विक बंध क्या है, मेटेलिक बॉन्ड क्या है, इस टॉपिक को मैं आज आप लोगों के लिए समझाऊंगा। तो देखो भैया, आप लोगों को पता है कि यूनिट हम लोगों की कौन सी चल रही है, पहली यूनिट चल रही है। और इस पहली यूनिट में दो टॉपिक थे, मतलब दो बंध थे हम लोगों के। एक तो आयनिक बंध था और एक धात्विक बंध था। मतलब एक तो आयनिक बॉन्ड था और एक धात्विक मतलब मेटेलिक बॉन्ड था। तो आयनिक बॉन्ड तो मैंने करवा दिया। आयनिक बॉन्ड के हम लोगों के कितने लेक्चर बने, 10 लेक्चर हम लोगों के आयनिक बॉन्ड के बने, ठीक है ना। अभी 11वें नंबर का जो लेक्चर होगा वो आप लोगों का किसके बंध के बारे में डिस्कशन होगा, धात्विक बंध के बारे में। अर्थात इस 11वें नंबर के लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा धात्विक बंध अर्थात मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। तो ये धात्विक बंध क्या होता है, इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि आयनिक बॉन्ड के अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो किसका होता है, आयनों का होता है, ठीक है ना। आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, वो किसके मध्य में होता है, आयनों के मध्य में होता है। जिनमें तो एक तो धातु होती है और एक अधातु होती है। धातु और अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करते हैं, आयनिक बंध का, ठीक है ना। उसी प्रकार धात्विक क्रिस्टल में जो धातु परमाणु के मध्य से, धातु परमाणु के आकर्षण बल के मध्य से जो बंध का निर्माण होता है, उस बंध को हम कौन सा बोलते हैं, धात्विक बंध अर्थात मेटेलिक बॉन्ड। एक बार फिर से बता देता हूं, धात्विक क्रिस्टल में धातु परमाणु के मध्य आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं, धात्विक बंध अर्थात मेटेलिक बॉन्ड। और आप लोग जानते हो कि उसके नाम से ही पता लग रहा है, धात्विक बंध मेटेलिक बॉन्ड। अर्थात धातु और धातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती है, धात्विक बंध का, ठीक है ना। धातु धातु अगर आपस में मिल जाएंगी तो कौन से बंध का निर्माण होगा, धात्विक बंध का। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बताया ना कि जो आप लोगों की धातु प्लस अधातु मतलब धातु और अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती है, आयनिक बंध का, ठीक है ना। किसका निर्माण करती है, आयनिक बंध का, ठीक है ना। अधातु अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती है, सहसंयोजक बंध का, ठीक है ना। अधातु अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती है, सहसंयोजक बंध का। सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का, सहसंयोजक बंध का, ठीक है ना। और धातु मिलकर, धातु प्लस धातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती है, धात्विक बंध का अर्थात मेटेलिक बॉन्ड का। कौन से बंध का निर्माण करते हैं, धातु बंध का अर्थात मेटेलिक बॉन्ड का। एक बार फिर से बता देता हूं भैया, धातु तत्व प्लस धातु तत्व मतलब मेटल एलिमेंट और मेटल एलिमेंट मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती है, धात्विक बंध का अर्थात मेटेलिक बॉन्ड का। या इस तरीका से बोल सकता हूं मैं कि धात्विक क्रिस्टल में धातु परमाणु के मध्य के आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं, धात्विक बंध अर्थात मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो बात आप लोगों के समझ में आ गई कि धात्विक बंध का मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीका से होता है कि अगर मेटल मेटल आपस में आकर्षण करके, अट्रैक्शन करके जिस बंध का निर्माण करेंगी, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी, उस बंध को, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, धात्विक बंध अर्थात मेटेलिक बॉन्ड। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि इस धात्विक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर तीन सिद्धांत आ रहे हैं, तीन थ्योरी आ रही है, ठीक है ना। ये तीनों थ्योरी, तीनों सिद्धांत मिलकर किसको एक्सप्लेन करेंगे, धात्विक बंध को, मेटेलिक बॉन्ड को, ठीक है ना। तो मैं तीनों सिद्धांतों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं और तीनों सिद्धांत हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है ना। फिर एक एक हेडिंग करके मैं आप लोगों को सब थ्योरी को एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर समझ लेना भैया, अब जो टॉपिक ले रहा हूं वो धात्विक बंध के सिद्धांत है। अर्थात इस धात्विक बंध को, मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सिद्धांत दी गए थे, कुछ थ्योरी दी गई थी। उन थ्योरियों को मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिर एक एक सिद्धांत को आप लोगों के लिए हेडिंग डाल डाल के मैं समझा दूंगा। चलो ठीक है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। हेडिंग है आप लोगों की यहां पर भैया, धात्विक बंध के सिद्धांत, ठीक है ना। धात्विक बंध के सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। धात्विक बंध के सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। आप लोगों के लिए लिख देता हूं, फिर एक एक को हेडिंग डाल के समझा दूंगा, ठीक है भैया। हेडिंग है आप लोगों की यहां पर, धात्विक बंध के सिद्धांत, धात्विक बंध के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। इसकी प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए थे, तीन सिद्धांत। पहला सिद्धांत दिया गया था वो था मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है ना। दूसरा जो आप लोगों का सिद्धांत है वो है आप लोगों का संयोजकता। दूसरे सिद्धांत का नाम है आप लोगों का संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको अनुनाद सिद्धांत भी बोलते हैं या अनुनाद सिद्धांत, रेजोनेंस थ्योरी,
अनुनाद सिद्धांत मतलब रेजोनेंस थ्योरी, ठीक है ना। दूसरे सिद्धांत का नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या अनुनाद सिद्धांत रेजोनेंस थ्योरी। और तीसरा आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट होगा जिसका नाम है अनुकक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अनुकक्षक सिद्धांत या बैंड सिद्धांत, अनुकक्षक सिद्धांत या बैंड सिद्धांत। भैया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों का यहीं से बनता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए अब बता देता हूं। देखो भैया, इस धात्विक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए या मेटेलिक बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे। पहला सिद्धांत दिया गया था मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दूसरा सिद्धांत दिया गया था संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और रेजोनेंस थ्योरी। और तीसरा सिद्धांत जो आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है अनुकक्षक सिद्धांत या बैंड सिद्धांत मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैंड थ्योरी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब ये तीनों सिद्धांत मिलकर कौन से बंध को एक्सप्लेन करते हैं, धात्विक बंध को, मेटेलिक बॉन्ड को। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहां पर मैं पर्सनली एक की हेडिंग लेकर इन टॉपिकों को आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि कौन सी थ्योरी धातु बंध के बारे में क्या बोलती है या धातु बंध की प्रकृति को किस तरीका से एक्सप्लेन करती है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो मैं पहला ले लेता हूं आप लोगों के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में ऐसी क्या बातें बोली गई थी जिसकी वजह से धातु बंध की प्रकृति एक्सप्लेन होती है, मेटेलिक बॉन्ड की नेचर एक्सप्लेन होता है। तो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो देख लो भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को समझा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पहला सिद्धांत कौन सा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो देखो, इस सिद्धांत को सबसे पहले एक डूडू नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था 1900 में, ठीक है ना। एक डूडू नाम का साइंटिस्ट था, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ठीक है ना। इस डूड नाम के साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1900 के अंदर दिया था, ठीक है ना। 1900 के अंदर दिया था। तो उसने क्या बात बोली थी, एक काम करता हूं, पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम के बाद फिर मैं इस पूरे सिद्धांत को आप लोगों के लिए समझाऊंगा कि भाई डायग्राम में उसने ऐसी क्या बातें बोली थी, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आप लोगों के सामने डायग्राम को रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि भैया जो मेटल होती है ना, वो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो मेटल को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो ये मेटल है, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। फिर वही आप लोगों की मेटल है, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ठीक है ना। इस तरीका से मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागती जाएगी, ठीक है ना। और एक समुद्र सा बन जाएगा इलेक्ट्रॉनों का, त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र सा बन जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, पहले डायग्राम को रिप्रेजेंट कर देता हूं, उसके बाद इस पूरे को समझा दूंगा, ठीक है ना। देख लो भैया, मेटल ने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, ये लो। एम मीन्स क्या होता है, मेटल, और ई मीन्स कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसको तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, ठीक है ना। ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं चित्र धातुओं की क्रिस्टल संरचना का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। धातुओं की क्रिस्टल संरचना का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। धातुओं की क्रिस्टल संरचना का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो देखो भैया, अब ध्यान से समझना। देखो, धात्विक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे, और तीन सिद्धांतों के मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूं। पहला सिद्धांत दिया था मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया गया था आपका संयोजकता बंध सिद्धांत, अर्थात जिसको बीबीटी बोलते हो, या उसको अनुनाद सिद्धांत, रेजोनेंस थ्योरी भी बोलते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी दी गई थी धातु बंध को एक्सप्लेन करने के लिए, वो अनुकक्षक सिद्धांत अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी दी गई थी, ठीक है ना। ये तीनों सिद्धांत मिलकर कौन से बंध को एक्सप्लेन करती है, धातु बंध को अर्थात मेटेलिक बॉन्ड को, ठीक है ना। मैंने आप लोगों के सामने पहला सिद्धांत लिख दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो देखो, इसको सर्वप्रथम डूडू नाम के साइंटिस्ट ने सन 1900 में दिया था। यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, मतलब सबसे पहले धातु बंध को जो एक्सप्लेन करने के लिए सिद्धांत दिया गया था वो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ही दिया गया था। बहुत पुराना सिद्धांत है जिसको डूडू नाम के साइंटिस्ट ने सन 1900 में एक्सप्लेन किया था। बाद में एक लॉरेंज नाम का साइंटिस्ट और आएगा, ठीक है ना। बाद में एक लॉरेंज
लॉरेंज नाम का साइंटिस्ट आएगा, वो इसी सिद्धांत को आगे थोड़ी बहुत बातें और बोलेगा। इसको किसको बोलेगा? 1916 में, ठीक है ना। डूड ने तो इसके बारे में कब बताया था? 1900 में बताया था, ठीक है ना। 1900 में तो डूड ने बताया था। उसके बाद लॉरेंज ने 1916 में इसके बारे में कुछ और बातें बोली थी, ठीक है ना। इसीलिए इस सिद्धांत को डूड लॉरेंज का सिद्धांत बोलते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? डूड लॉरेंज का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है ना। इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? डूड लॉरेंज का सिद्धांत बोलते हैं। डूड लॉरेंज का सिद्धांत भी बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो इसमें इन साइंटिस्टों ने क्या बात बोली थी? इन्होंने ये बात बोली थी कि कोई भी मेटल है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रखता है। देखो आप लोगों को अच्छी तरीका से पता है कि जो धातु होती है, मेटल होती है, वो ठोस अवस्था में भी विद्युत की सुचालक होती है, सॉलिड स्टेट में भी वो कंडक्टिविटी शो करती है। जैसे कि आप लोगों ने सोना, चांदी, लोहा देखे होंगे आप लोगों ने, सभी ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, फिर भी विद्युत की सुचालक होती है, अर्थात में करंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में भी धातु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रखती हैं। किस सिद्धांत के अनुसार? मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जितने ज्यादा आप लोगों के आयन फ्री होंगे, वो उतनी ही ज्यादा चालकता को अर्थात कंडक्टिविटी को शो करेगा। तो देखो इसमें क्या होगा कि कोई भी मेटल होगी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी। धात्विक क्रिस्टल में क्या करेगी? मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ठीक है ना। तो सभी जो मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर एक आकर्षण बल जनरेट हो जाएगा, और उस आकर्षण बल को, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम कौन सा बंध बोलते हैं? धात्विक बंध, मेटलिक बॉन्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंध होता है, ठीक है ना। और ये त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन एक समुद्र की तरह फैल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आप लोगों के, ठीक है ना। तो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन सभी जगह मेटल के किससे जुड़ जाते हैं? धनायन से जुड़ जाते हैं। तो एक आकर्षण बल जनरेट हो जाता है, और उस आकर्षण बल को हम कौन सा बंध बोलते हैं? धात्विक बंध अर्थात मेटलिक बॉन्ड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसी सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। उसके नाम से ही पता लग रहा, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसका मतलब मेटल अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है, तो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन को त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। और इस सिद्धांत की सबसे बड़ी उपयोगिता यह होती है कि इस सिद्धांत ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि धातु ठोस अवस्था में भी विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात धातु ठोस अवस्था में अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रखती हैं। त्याग कर रखने की वजह से सभी धातु ठोस अवस्था में विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात कंडक्टिविटी को शो करती हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या जो आप लोगों के नोट्सों के अंदर मैंने लैंग्वेज लिखा रखी ना, उसको एक बार पढ़ के बता देता हूं और एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो भैया, आप लोगों के जो यहाँ पर नोट्सों के अंदर जो मैंने लैंग्वेज लिख रखी है, उस लैंग्वेज को एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता देता हूं। तो देखो, इसको पूरी लैंग्वेज को एक बार मैं आप लोगों के सामने पढ़ के बता रहा हूं, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। तो देखो ध्यान से समझते चलना। इसमें मैंने इस तरीका से लिख रखी है आप लोगों की लैंग्वेज, मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसमें इस तरीका से लिख रखी है, यह सिद्धांत सबसे प्राचीनतम है, मतलब सबसे पुराना सिद्धांत यही है। सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था धात्विक बंध के बारे में, मेटलिक बॉन्ड के बारे में, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ही दिए गए थे आप लोगों को, ठीक है ना। इसे सर्वप्रथम 1900 में डूड द्वारा दिया गया था, डूड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। बाद में 1916 में लॉरेंज द्वारा इसको विकसित किया गया था, अर्थात उसने इसको थोड़ा और बातें बोल दी तो ये थोड़ी और ज्यादा सक्सेसफुल हो गई, ठीक है ना। अतः इसे डूड लॉरेंज का सिद्धांत भी हम कहते हैं, ठीक है। आप सुनो इसमें क्या बातें बोलेंगे। इसमें सभी धातु परमाणु अपने संयोजी कोष के, अर्थात वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन, ठीक है ना। इसमें सभी मेटल अपने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, ठीक है ना। धनायन बनाते हैं। वे त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग हुए हैं, त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन गैस की तरह फैल जाते हैं, और समस्त धनायन उस इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक समुद्र में बन जाता है। बात समझ में आ गई ना। मतलब ये सभी ऋणायन किससे जुड़ जाएंगे? धनायन से जुड़ जाएंगे। अगर ऋणायन धनायन से जुड़ जाएंगे तो कौन सी बात है? एक आकर्षण बल जनरेट होगा, और उस आकर्षण बल को हम कौन सा बंध बोलते हैं? धात्विक बंध अर्थात मेटलिक बॉन्ड। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि प्लस किसको आकर्षित करता है? माइनस को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल जनरेट होगा, ठीक है ना, उस आकर्षण बल को, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंध अर्थात मेटलिक बॉन्ड। चलो ठीक है। अब सुनो, इस सिद्धांत के आधार पर हम धात्विक बंध को निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, मतलब परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखो, धात्विक ठोस धनायनों का वह झुंड होता है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा रहता है। वह बल
वह बल जो इन धनायनों को ऋणायनों के समुद्र में बांधे हुए रखता है, कौन सा बंध कहलाता है? धातु बंध। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो धनायन ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, या धनायन ऋणायन को अपने आप से जोड़ के रखता है, अपने आप से जोड़ के रखने की वजह से यहाँ पर जो आकर्षण बल जनरेट होगा, उस आकर्षण बल को हम कौन सा बंध बोलते हैं? धात्विक बंध अर्थात मेटलिक बॉन्ड। डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये मेटल है, अपने वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो गया, क्योंकि मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने का। भाई हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि मेटल पर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने देखो कि पॉजिटिव में ही आती है, क्योंकि मेटल क्या होती है? हमेशा इलेक्ट्रॉनों को निकालने का काम करती है, और जो इलेक्ट्रॉनों को निकालता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और इससे आकर्षण बल से जुड़ गया, अर्थात ये धनायन किससे जुड़ गया? ऋणायन से। फिर मेटल ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो सभी इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए ना, वो सभी इलेक्ट्रॉन इन धनायनों से जुड़ जाते हैं और एक बहुत ज्यादा आकर्षण बल बन जाता है वहां पर, और उस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंध अर्थात मेटलिक बॉन्ड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, उसके नाम से पता लग रहा, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अर्थात इसमें मेटल अपने वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? फ्री करता है, बाहर निकालता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। पहला सिद्धांत आप लोगों को कंप्लीट होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब मैं इसके दूसरे सिद्धांत को ले रहा हूं, जिसका नाम है आप लोगों का संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और रेजोनेंस थ्योरी। ठीक है, तो दूसरे सिद्धांत को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ में आ गया? ठीक है ना, कुछ नहीं है, मेटल होती है अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, और मेटल पर जो पॉजिटिव होता है और जो मुक्त हुआ है इलेक्ट्रॉन, वो आकर्षण बल से जुड़ जाते हैं। उस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंध अर्थात मेटलिक बॉन्ड। और ये किस चीज को एक्सप्लेन करती है? ये इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि धातु ठोस अवस्था में भी विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि ठोस अवस्था में भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रखती है। और हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन से विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा फ्री आयन होंगे, सुचालकता आप लोगों की या धातुओं की सुचालकता कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। चलो ठीक है, अब मैं दूसरे सिद्धांत को ले लेता हूं, बीबीटी सिद्धांत या अनुनाद रेजोनेंस सिद्धांत। तो देखो उसको भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देख लो भैया, दूसरे सिद्धांत को भी देख लो आप लोग। दूसरे सिद्धांत का नाम है आप लोगों का संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत, रेजोनेंस थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत मतलब रेजोनेंस थ्योरी। ठीक है भैया, इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि संयोजकता बंध सिद्धांत, अनुनाद सिद्धांत में धात्विक बंध के बारे में क्या बातें बोली गई थी। ठीक है, इसको समझा देता हूं। तो देखो भैया, इस सिद्धांत को पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है ना, इस सिद्धांत को किसने दिया था? पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है ना, और उसने एक मेटल को बेस मान लिया। ठीक है ना, उसने किसको बेस मान लिया? एक मेटल को बेस मान लिया। अब जो यहाँ पर मेटल को बेस माना है, वो किसको माना है? लिथियम को माना है। ठीक है ना, किसको बेस माना? लिथियम को बेस मानकर उसने इस बीबीटी सिद्धांत को या अनुनाद रेजोनेंस सिद्धांत को दिया था। ठीक है ना, ये मैंने लिथियम का क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, क्योंकि आप लोग जानते हो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। तो 1s2 3 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तुल्यकालिक अनुनाद होता है। इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस को मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर देता हूं। इसको किसने बताया था? पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने। और रेजोनेंस होने की वजह से इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? अनुनाद सिद्धांत अर्थात रेजोनेंस सिद्धांत। ठीक है ना, लिथियम मेटल के अंदर क्या होता है? अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस सिद्धांत अर्थात अनुनाद सिद्धांत। और यहां पर लिख देता हूं मैं तुल्यकालिक अनुनाद। ठीक है ना, तुल्यकालिक अनुनाद। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि इनमें ये तो कौन सा हो गया? तुल्यकालिक अनुनाद। अब मैं बता देता हूं विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनाद। उसको मैं इधर साइड में लिख देता हूं। ये हो गया आप लोगों का विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनाद। इस पर पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है ना, इस पर मैंने कौन सा चार्ज लिख दिया? नेगेटिव चार्ज लिख दिया। और ये लिख दिया मैंने लिथियम को। ठीक है ना, ये आपस में रेजोनेंस प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर लिथियम पर नेगेटिव लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पर लिथियम लिख दिया
यहाँ पर लिथियम लिख दिया, यहाँ पर लिथियम पर मैंने कौन सा चार्ज लिख दिया, पॉजिटिव। फिर अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर को वो प्रदर्शित कर देगा, अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर को वो शो कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिथियम लिख दिया, यहाँ पर लिथियम पर नेगेटिव लिख दिया, यहाँ पर लिथियम लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर लिथियम पर मैंने कौन सा चार्ज लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। वो आप लोगों के लिथियम लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिथियम को लिख दिया, यहाँ पर लिथियम को लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिथियम को लिख दिया और यहाँ पर लिथियम पर मैंने कौन सा चार्ज लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज। ये जो अनुनादी संरचना बनी है इनको हम बोलेंगे विषमकालिक, विषमकालिक, विषमकालिक अनुनाद, विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनाद, अतुल्यकालिक अनुनाद। इसको मैं क्या लिख दूंगा, विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनाद, विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनाद, विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनाद। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इस पूरे सिद्धांत को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत ने किस तरीका से धात्विक बंध को एक्सप्लेन किया। देखो भैया इधर देखो, धात्विक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जो दूसरा सिद्धांत दिया गया है उसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और रेजोनेंस थ्योरी। तो इस सिद्धांत को पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है ना। तो पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने किसी एक मेटल को बेस मान लिया और उसने जिस मेटल को बेस मानकर इस सिद्धांत को दिया उसने बेस माना किसको, लिथियम को। लिथियम मेटल को बेस मानकर इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। तो उसने क्या बात बोली थी कि भाई लिथियम के वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण होता है, ठीक है ना, वो घूमता रहता है इस तरीका से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और उसने अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस तरीका से बोली कि भाई जो लिथियम है ना, लिथियम, वो लिथियम जो आप लोगों की मेटल है वो अनुनादी संरचना प्रदर्शित करेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रदर्शित करेगी। इसीलिए इस सिद्धांत को हम अनुनाद सिद्धांत, रेजोनेंस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आप लोगों की लिथियम मेटल होती है, लिथियम धातु होती है, वो क्या करती है, अनुनाद प्रदर्शित करती है अर्थात रेजोनेंस प्रदर्शित करती है, जिनमें एक लिथियम परमाणु 8 लिथियम परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो इधर देखो आप लोग, यहां पर लिथियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, तो 1s2 2s1 अर्थात उसके वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। और यहां पर ये लिथियम की स्ट्रक्चर को प्रदर्शित कर रखा है, ये उसकी कौन सी संरचना को शो कर रखा है, अनुनादी संरचना को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, तुल्यकालिक अनुनाद। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तुल्यकालिक अनुनाद, ठीक है ना। उसके बाद फिर इस सिद्धांत में ये बोले कि भाई इसमें विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनाद भी होता है, ठीक है। तो विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनाद में क्या होता है कि लिथियम मेटल पे एक लिथियम पर पॉजिटिव रहेगा तो दूसरे लिथियम पर नेगेटिव रहेगा। और इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनी है आप लोगों की, 4 पॉसिबिलिटी बनी है। अर्थात ये जो आप लोगों की विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनादी संरचना बनी है वो आप लोगों की कितनी बनी है, 4 बनी है। एक आप लोगों की ये बन गई, 1 2 3 4, ठीक है ना। कितनी विषमकालिक अनुनादी संरचना बनी हुई है, 4। जैसे यहाँ पर लिथियम पर पॉजिटिव लिख दिया, इस लिथियम पर नेगेटिव लिख दिया, इस पर नेगेटिव लिख दिया, इस पर पॉजिटिव लिख दिया, इस पर पॉजिटिव लिख दिया, इस पर नेगेटिव लिख दिया, इस पर पॉजिटिव लिख दिया, इस पर नेगेटिव लिख दिया। इस तरीका से ये विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनादी संरचना होंगी, वो आप लोगों की कितनी बन रही है, 4 बन रही है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि नोट्सों के अंदर जो लैंग्वेज लिखा रखी है उस लैंग्वेज को पढ़कर और समझा देता हूं आप लोगों के लिए कि इस संयोजकता बंध सिद्धांत ने किस तरीका से धात्विक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसकी लैंग्वेज को और पढ़ देता हूं जिससे कि टॉपिक भी हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो देखो भैया, इसकी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए क्या लिख रखा है, ध्यान से समझना। संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत के बारे में बोल रहा हूं आप लोगों के लिए। यह धात्विक बंध का आधुनिक सिद्धांत है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये रखा, यह सिद्धांत पॉलिंग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण होता है, ये तो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1, तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अस्थानीकरण होगा। अब तीसरा पॉइंट सुनो, इसका अगला पॉइंट, लिथियम धातु में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि प्रत्येक लिथियम परमाणु 8 लिथियम परमाणु से घिरा रहता है, अर्थात वह पड़ोसी परमाणु के साथ क्या करता है, अनुनाद करता है, अर्थात रेजोनेंस करता है, ठीक है ना। और जो अनुनादी संरचना बनेगी उन अनुनादी संरचना को हम क्या बोलेंगे, तुल्यकालिक अनुनाद। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये संरचनाएं होती हैं शुद्ध सहसंयोजक होती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ये
बॉन्ड किसकी निशानी होती है? सहसंयोजक बंध की, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड की। तो यह संरचना शुद्ध सहसंयोजक है, इसलिए इस अनुनाद को हम क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक अनुनाद। इस अनुनाद को तुल्यकालिक अनुनाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो संरचना होती है कंप्लीट रूप से प्योर कोवेलेंट होती है, मतलब बिल्कुल शुद्ध सहसंयोजक होती है, इसीलिए इस अनुनाद को हम क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक अनुनाद। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि अब वो अतुल्यकालिक अनुनाद के बारे में क्या बोला है? क्या तुल्यकालिक अनुनाद के आधार पर लिथियम का स्थायित्व कम होना चाहिए, ठीक है, जबकि लिथियम एक स्थायी धातु, स्टेबल मेटल है। इसे समझाने के लिए पॉलिंग ने बताया कि क्रिस्टल जालक के लिए, किसका क्रिस्टल जालक? धात्विक बंध का, या धात्विक क्रिस्टल की बात हो रही है। क्रिस्टल जालक के लिए आयनिक संरचनाएं भी बनती हैं, जिसे विषमकालिक या अतुल्यकालिक अनुनाद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कौन सी हो गई? शुद्ध सहसंयोजक हो गई। और ये जो अनुनादी संरचना बनी है वो कौन सी बनी है? आप लोगों की आयनिक संरचना है। इसके आधार पर पता लगता है कि लिथियम एक स्टेबल मेटल होती है, लिथियम एक स्थायी धातु होती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार फिर समझ लेना, ये जो अनुनादी संरचना बोली है ये शुद्ध सहसंयोजक होती है, प्योर कोवेलेंट होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक अनुनाद। और ये जो अनुनादी संरचना है ये आप लोगों की आयनिक अनुनादी संरचना है, आयनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनाद। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? और इसके आधार पर इस बीवीटी सिद्धांत ने किसको एक्सप्लेन कर दिया? लिथियम धातु को, लिथियम मेटल को, ठीक है ना, कि लिथियम मेटल में किस तरीका से तुल्यकालिक अनुनाद होता है और किस तरीका से अतुल्यकालिक या विषमकालिक अनुनाद होता है। इसमें लिथियम मेटल का अनुनाद के बारे में डिस्कशन करते हैं, लिथियम मेटल की रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को हम अनुनाद सिद्धांत भी बोलते हैं, रेजोनेंस थ्योरी भी बोलते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई? इसके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं, इसलिए इसको संयोजकता बंध सिद्धांत बोलते हैं, बीवीटी थ्योरी बोलते हैं। और इसके अंदर लिथियम मेटल की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, तुल्यकालिक अनुनादी संरचनाएं और अतुल्यकालिक अनुनादी संरचनाएं, विषमकालिक अनुनादी संरचनाएं, इसलिए इस सिद्धांत को हम अनुनादी सिद्धांत अर्थात रेजोनेंस थ्योरी भी बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? आप सुनो मेरी बात ध्यान से भैया, कि आज के इस लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए दो सिद्धांत, दो थ्योरी को समझा दिया। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझा दिया, जिसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रखते हैं, और जो आकर्षण बल जनरेट होता है उस आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं? धातु बंध अर्थात मेटेलिक बॉन्ड। और दूसरा जो आप लोगों का सिद्धांत है वो कौन सा है? संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनादी सिद्धांत, जिसमें पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, लिथियम को बेस माना था और उसकी अनुनादी संरचनाओं के बारे में बताया था, जिनमें एक अनुनादी संरचना तो तुल्यकालिक अनुनादी बनी थी, जिनकी स्ट्रक्चर कंप्लीट रूप से शुद्ध सहसंयोजक थी, ठीक है ना। और एक आप लोगों की जो अनुनादी संरचना बनी है वो विषमकालिक अनुनाद या अतुल्यकालिक अनुनादी संरचना बनती है, ठीक है ना, जो कि लिथियम मेटल की कौन सी अनुनादी संरचना? आयनिक अनुनादी संरचना है, ठीक है ना। तो इस तरीका से दो सिद्धांतों के बारे में हमने डिस्कशन किया, जो कि धातु बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है ना। और धातु बंध के बारे में मैंने बेसिक भी बता दिया कि भाई धातु बंध किस किस के बीच बनता है, कि मेटल मेटल के बीच में कौन सा बंध बनता है? मेटेलिक बॉन्ड बनता है, नाम से पता लग रहा है। मेटेलिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है? या धातु बंध किन के बीच में बनता है? अरे भाई धातु बंध को धातु धातु ही बनाएंगे, बात समझ में आ गई ना। तो धात्विक क्रिस्टल में धातु परमाणु के मध्य के आकर्षण बल को हम धातु बंध बोलते हैं। अगर धात्विक बंध की, मेटेलिक बॉन्ड की बहुत ही कम शब्दों में डेफिनेशन बोलूं तो हो तो गई डेफिनेशन, धात्विक क्रिस्टल में धातु परमाणु के मध्य आकर्षण बल को हम धात्विक बंध बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, उसके बाद संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत, और उसके बाद तीसरे नंबर का जो सिद्धांत है वो अनुकच्चक सिद्धांत या बैंड सिद्धांत, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत हमारा बैंड सिद्धांत या अनुकच्चक सिद्धांत एमओटी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों से बैंड सिद्धांत से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसका डिस्कशन करूंगा मैं अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।